बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके सामने पीपीएससी लेक्चर मैथमेटिक्स 2017 को सॉल्व करेंगे। उसमें 15 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए थे, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है जी, द पाथ डिस्क्राइब बाय अ पार्टिकल मूविंग विद जीरो वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इज। अब पहले हम देखते हैं कि हम किस अंदाज से इसको वेरीफाई कर सकते हैं। सबसे पहले देखें कि ये क्या बनता है हमारे सामने। द पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट बाय अ डिस्क्राइब, जो कि डिस्क्राइब किया जाता है एक पार्टिकल के ऊपर मूविंग विद ज़ीरो वेलोसिटी। उसकी वेलोसिटी नहीं होती और उसकी एक्सेलरेशन भी नहीं होती। इसका मतलब क्या है? वो पॉइंट है, वो सर्कल भी नहीं है, वो स्ट्रेट लाइन भी नहीं है, तो फिर वो क्या है? वो पॉइंट है। कैसे पता चला हमें? वेलोसिटी जीरो एंड एक्सेलरेशन जीरो। इसका मतलब क्या है? पार्टी डू नॉट मूव, पार्टिकल मूव ही नहीं कर रहा। डेफिनेटली अब देखें, अगर पार्टिकल मूव नहीं कर रहा तो वो बॉडी कहाँ पड़ा हुआ है? वो एक पॉइंट के ऊपर पड़ा हुआ है। डेफिनेटली उसको हम पॉइंट कहेंगे। तो इसका जो प्रॉपर ऑप्शन है वो क्या है? पॉइंट। नेक्स्ट है जी, क्वेश्चन नंबर 17, अ बॉडी ऑफ 4 kg फॉल्स। एक बॉडी है 4 kg, उसका वेट है 4 kg, फ्रीली, ठीक है, फॉल फ्रीली। इस कुछ हाइट है जिस हाइट से उसको नीचे गिराया गया है, और वो हाइट कितनी? 4.9 मीटर है। द मोमेंटम ऑफ द बॉडी क्या होगी? मोमेंटम ऑफ द बॉडी व्हेन, द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड। जब वो ज़मीन के ऊपर टकराता है तो उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या होगी? इसके लिए हम देखते हैं कि हमारे सामने ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17 है, a body of 4 kg falls freely from the rest, height of 4.9 meter, the momentum of a body when it hits the ground 39.2। हमें कैसे पता चला 39.2? डेफिनेटली यहाँ इक्वेशन ऑफ मोशन की थर्ड जो इक्वेशन है वो यूज हो रही है, 2as माइनस वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। 2g होता है 9.8 और h उसकी हाइट है 4.9 और वी एफ माइनस वी आई चूँकि ज़ीरो है और वी एफ जो है वो हमने उसने बता दी है कि वेलोसिटी क्या है, उसने बताई है वो, बल्कि वेलोसिटी आपने फाइंड करनी है। तो इसमें वैल्यूज़ दर्ज करेंगे तो वी एफ हमारे सामने आ जाएगा 9.8 मीटर पर सेकंड। तो जब हम इसको मोमेंटम के अंदर यूज़ करेंगे तो ये तो बेसिकली वेलोसिटी है ना, ये वी एफ भी हो सकती है या खाली वी भी से कह सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो फार्मूला होता है ना मोमेंटम का, P बराबर एम वी होता है। तो एम मैस 4 है और ये जी मीन एम वी ये वी एफ वाला है। यहाँ इसको एफ भी हम कंसीडर कर सकते हैं कि ये वी एफ वाला जो वी है वो यहाँ हम इसको यूज़ कर रहे हैं। इसका मतलब मैं इसे लिख सकता हूँ एम वी एफ। तो 4 इंटू 9.8, इसे सॉल्व करें तो 39.2। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हमारे सामने क्या आया? सी। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 18, द एस्केप वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी टू लीव द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड इज गिवन बाय। हमने फिजिक्स के अंदर चैप्टर नंबर 5 के अंदर ये पढ़ा था एस्केप वेलोसिटी क्या प्रॉपर इसका जो ऑप्शन है वो कौन सा ठीक है जी। सबसे पहले हम देखते हैं कि एस्केप वेलोसिटी होती क्या है। एस्केप वेलोसिटी बेसिकली v बराबर होता है 2gmm ओवर आर व्हेन कैपिटल G इज 6.67 क्रॉस 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, और मैस ऑफ द बॉडी है, ये जो m यूज हो रहा है कैपिटल M, और स्मॉल r जो है वो डिस्टेंस है। तो यहाँ इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ना वो ये हमारे पास आता है 2 कैपिटल GM ओवर r। लिहाजा यहाँ एस्केप वेलोसिटी का फार्मूला मौजूद नहीं है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? इसका मतलब यहाँ पे कोई ऑप्शन भी ठीक नहीं है। इसका मतलब यहाँ फिर हम लिखेंगे नॉन ऑफ दीज, ठीक है, क्योंकि प्रॉपर फार्मूला इसके अंदर आया ही नहीं है। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 19, इफ एफ इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फ्रिक्शन कैपिटल आर दैट नॉर्मल रिएक्शन एंड म्यू द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ये भी आपने फिजिक्स के अंदर पढ़ा हुआ था, या उसके अंदर अगर हम बीएससी की बात करें तो फ्रिक्शन वाला जो चैप्टर है मैकेनिक्स का, उसके अंदर हमने इसको डिटेल से पढ़ा था। क्या पढ़ा था? आइए हम पहले इसकी कुछ डेफिनेशंस की तरफ गौर करते हैं।
बेसिकली हम जानते हैं कि एफ एक ऐसी फोर्स है जो कि अप्लाई हो रही है उस आर के ऊपर, जबकि कोई डायरेक्टिव प्रोपोर्शनैलिटी खत्म करते हैं, कोई कांस्टेंट होता है और वो कांस्टेंट यहाँ जो है वो म्यू को यूज किया गया है, तो एफ बराबर है म्यू आर, विच इज द करेक्ट ऑप्शन, विच इज द करेक्ट ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बी वाला। नेक्स्ट देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर, यहाँ इसका मतलब एफ इज इक्वल टू म्यू आर, ये वाला बी ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट है। अगर नेक्स्ट देखें, दी पावर पी ऑफ एक्स ऑफ अ नॉन एम्प्टी सेट एक्स, कोई एक नॉन एम्प्टी सेट एक्स है, उसका पावर सेट आपने फाइंड करना है, तो वो क्या होगा? स्मॉलर टोपोलॉजी ऑन एक्स होगा, लार्जर टोपोलॉजी ऑन एक्स होगा, या नॉट टोपोलॉजी ऑन एक्स होगा? आई थिंक लार्ज ही हो सकता है, क्योंकि जब हम पावर सेट की टोपोलॉजी फाइंड करते हैं तो हमारे पास वो लार्ज ही होता है। देखते हैं जी क्या है। सबसे पहले देखिए हमारे पास x कोमा टा1 अगर p ऑफ x के बराबर हो ऑल सबसेट ऑफ x, तो उसको लार्जेस्ट टोपोलॉजी कहते हैं या डिस्क्रीट टोपोलॉजी कहते हैं। यानी यहाँ तो उसको डिस्क्रीट टोपोलॉजी का नाम देंगे और या हम उसको लार्जेस्ट टोपोलॉजी का नाम देंगे। तो अगर हम T2 की बात करें 4, x, तो ये हमारे पास स्मॉलेस्ट होती है जिसे इनडिस्क्रीट कहते हैं। इसका मतलब यहाँ हमें दो बातें मिली, एक होता है डिस्क्रीट टोपोलॉजी जिसको हम लार्जेस्ट टोपोलॉजी बोलते हैं, एक होता है इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी जिसे हम स्मॉलेस्ट टोपोलॉजी बोलते हैं। इसी तरह लेट कैपिटल X बी द सेट विद मोर देन वन पॉइंट, द डिस्क्रीट टोपोलॉजी इज नोन एज द लार्जेस्ट टोपोलॉजी while the indiscrete topology are known as the smallest topology। यहाँ हम एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं कि हमारे सामने ये एक x है, उसके बराबर मैंने एक ओपन सेट लिया है। टोपोलॉजी को याद रहे, टोपोलॉजी का जो हर एलिमेंट है वो ओपन ही होता है और उसके जो सेट है वो ओपन सेट कहलाते हैं। तो x बराबर है हमारे सामने a के, और टा1 निकालें यानी p ऑफ x, तो पता है पावर सेट कैसे निकालते हैं, पहले खाली सेट होता है फिर उसको यूं लिख देते हैं a। इसी तरह अगर दूसरा निकालें तो phi2 ऑफ x, तो इफ x इज वन पॉइंट सेट, देन अगर सिर्फ एक ही पॉइंट हो x के अंदर तो उसे हम इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी कहते हैं। अदरवाइज अगर उसमें ज्यादा हो तो उसे हम डिस्क्रीट टोपोलॉजी का नाम देते हैं। इसका मतलब यहां जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आता है वो क्या है जी? लार्जेस्ट टोपोलॉजी। नेक्स्ट इससे भी ज्यादा बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है, if टा1 and टा2 are two topologies on x, टा1 is greater or equal to, यानी कंटेन कर रहा है टा2 के अंदर, यानी इससे हमें पता चल रहा है टा1 जो है वो क्या है? फाइनर है यानी छोटी है या कॉसर है देन टा2 से, यानी टा2 इज सेड टू बी फाइनर देन टा1, ये भी इसका ऑप्शन ठीक हो सकता है। दूसरा है टा1 इज सेड टू बी कॉर्सर देन टा2। इसके बारे में थोड़ा गौर करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें टा1 टोपोलॉजी के अंदर फाइनर टोपोलॉजी कौन सी होती है, कॉर्सर टोपोलॉजी कौन सी होती है और थिनर टोपोलॉजी कौन सी होती है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन के ऊपर गौर करते हैं जी। सबसे पहले हम देखते हैं वीकर या स्ट्रॉन्गर टोपोलॉजी। वीकर कौन सी होती है और स्ट्रॉन्गर कौन सी होती है? डेफिनेटली जो छोटी होती है वो वीकर होती है, जो बड़ी होती है वो स्ट्रॉन्गर होती है। लेट एक्स बी अ नॉन एम्प्टी सेट, ये उसकी डेफिनेशन है। एक्स एक नॉन एम्प्टी सेट है, टा1 एंड टा2 बी आर टू टोपोलॉजीज ऑन एक्स, एक्स के दो एलिमेंट्स हैं, जैसे ए बी हमने लिया था, यहाँ हमने टोपोलॉजी लिए हैं, एक्स के दो टोपोलॉजीज हमने बनाए, एक टा1 है और एक टा2 है। जबकि टा1 जो है वो कंटेन कर रहा है टा2 के अंदर। डेफिनेटली हमें पता चल रहा है कि टा1 जो है ये स्मॉलर भी है, वीकर भी है, किससे? कॉर्सर भी है, किससे? टा2 से। और टा2 जो है वो स्ट्रॉन्गर है, हायर है, फाइनर है, किससे? टा1 से। इसका मतलब इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो एक नहीं है, वो इसमें ए भी है, सी भी है। इसका मतलब ए के अंदर देखें तब भी ठीक, सी के अंदर देखें तब भी ठीक, आर शुड बी ए एंड सी बोथ आर द करेक्ट। इसका मतलब हमारे पास जो इसका प्रॉपर ऑप्शन है वो कौन सा आ रहा है जी? अगर एक ही होता तो बात तो ठीक थी, यानी ये ए भी आ रहा है, सी भी आ रहा है, ये दोनों बातें ठीक हैं। अगर यहाँ कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है तो डेफिनेटली फिर हम इसको क्या कह सकते हैं? नन ऑफ दीज। इस तरह ये हमारे पास लेक्चर कंप्लीट हुआ। उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर की समझ आ चुकी होगी। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह।